देखिए बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स मीन्स यूपी सर में। फंक्शन की क्लास लेकर के आए हैं। कुछ बच्चों ने कहा है कि सर फंक्शन में थोड़ा सा मतलब जो डोमेन और रेंज वाले क्वेश्चन हैं वो तभी समझ में आएंगे जब आप लीनियर इक्वलिटी मतलब रैखिक असंख्याएं पढ़ लेंगे। जब रैखिक असंख्याएं आप पढ़ लेंगे तभी डोमेन और रेंज वाले क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो इसको थोड़ा सा रोक देते हैं, पहले आपको रैखिक असंख्या पढ़ा देते हैं, लेकिन रोकने से पहले एक आध चीजें बता देते हैं। देखिए, रोकने से पहले आपको बता देते हैं जैसे सिग्नम फंक्शन क्या है। सिग्नम फंक्शन पूरे फंक्शन क्लियर कर देते हैं, फिर लीनियर इक्वलिटी पढ़ाएंगे। लीनियर इक्वलिटी पढ़ाने के बाद में आपको तब फिर जो डोमेन और रेंज के बारे में बताएंगे। देखिए, सिग्नम फंक्शन ऐसे होता है, एफ एक्स इक्वल टू होता है मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स डज नॉट इक्वल टू 0। फिर 0 होता है जब एक्स इक्वल टू 0 हो, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू। देखिए कैसे, ये जो मॉड एक्स होता है, आप देखिए कल आपको बताया था मॉड एक्स प्लस एक्स भी होता है और मॉड एक्स माइनस एक्स भी होता है। प्लस एक्स कब होता है? जब एक्स की वैल्यू 0 से ग्रेटर या इक्वल लिखा और जब x की वैल्यू 0 से लेस हो। कल वाली क्लास में आपको बताया गया था। तो अगर इसको तोड़ दे, एक बार मॉड x को क्या लिखोगे बताओ? प्लस x। तो जब इसको प्लस x लिखोगे तो x अपॉन x कितना आएगा? 1 आएगा। और ये कब होगा? जब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी। जब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी। एक बार इसको अगर ऐसे तोड़ दें, एक बार तो देखो 0 है ही है कब? जब x की वैल्यू 0 है, और जब x की वैल्यू 0 से लेस होगी, जब x की वैल्यू 0 से लेस होगी तब कितना आता है? माइनस एक्स। भाई देखो ये ऐसे लिखा है मॉड x अपॉन x। जब x मॉड x की जगह आप माइनस एक्स लिखेंगे तो माइनस एक्स अपॉन एक्स कितना आएगा? -1। तो -1 कब आएगा? देखिए, तो यहाँ पर जो सिग्नम फंक्शन है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब मॉड x अपॉन x जब x का मान 0 के इक्वल ना हो। अच्छा देखिए, जब x का मान 0 के इक्वल ना हो, यहाँ पर दो चीजें हो सकती हैं। जब x का मान 0 के इक्वल नहीं है तो यहाँ पर दो चीजें हो सकती हैं। कौन कौन सी दो चीजें? 0 के इक्वल ना होने का मतलब हो गया या तो 0 से ग्रेटर होगा, जैसे बोला गया है कि x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। तो 0 के इक्वल नहीं मतलब 0 से बड़ी है या फिर 0 से छोटी है। 0 से बड़ी है या फिर 0 से छोटी है। x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है मतलब x की वैल्यू 0 से बड़ी है या फिर 0 से छोटी है। तो देखिए, तो जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, कल बताया था, पहले समझना, x की वैल्यू 0 के इक्वल ना होने के दो रीजन हो गए। दो रीजन का मतलब या तो x की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी या तो x की वैल्यू 0 से क्या होगी? लेस होगी। या तो 0 से बड़ी होगी या फिर 0 से छोटी होगी। या तो 0 से बड़ी होगी या तो 0 से छोटी होगी। और जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो मॉड ऑफ x प्लस x बनेगा। जब मॉड ऑफ x, देखो ऐसे लिखा है मॉड ऑफ x, तो जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, क्योंकि 0 के इक्वल ना होने का मतलब हो गया या तो 0 के बराबर नहीं है, 0 के से बड़ी और या 0 से छोटी, 0 से बड़ी और या फिर 0 से छोटी। तो देखिए, तो जब x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो यहाँ पर दो चीजें हो जाती हैं, एक 0 से बड़ी और एक हो जाता है 0 से छोटी। तो जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो मॉड ऑफ x क्या होता है? प्लस x अपॉन x। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और देखिए, जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी, जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो जो मॉड ऑफ x होता है वो क्या होता है? माइनस x। तो माइनस एक्स अपॉन एक्स कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। और x की वैल्यू 0 होने पर कितना हो जाएगा? 0। x की वैल्यू 0 होने पर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो समझ गए होगे। देखिए, इसका जो डोमेन होता है, डोमेन का मतलब जो वैल्यू आप x की जगह रख सकते हैं, जो वैल्यू आप x की जगह लिख सकते हैं उसी को हम लोग डोमेन बोलते हैं। जो वैल्यू आप x की जगह लिख सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। देखिए जरा, तो जो वैल्यू आप x की जगह लिख सकते हो, तो यहाँ पर x की जगह कोई भी रियल फंक्शन लिख सकते हो, तो डोमेन इसका कितना हो जाएगा? रियल फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि x की जगह आप कोई भी रियल वैल्यू लिख सकते हो। लेकिन इसकी जो रेंज होगी, इसकी जो रेंज होगी, यही तीन आंसर हमेशा आएंगे, इसकी रेंज यही होगी,
यही 3 आंसर क्यों आएंगे? क्योंकि जब जब आप x की वैल्यू 0 से बड़ी रखेंगे तब तब आंसर 1 ही बनेगा। जब जब आप x की वैल्यू 0 से बड़ी रख, 0 से बड़ी में 2 4 6 8 10 15 20 25 30 जो भी रखोगे तो आंसर 1 आता जाएगा। और जब आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो आंसर 0 आता जाएगा। जब x की वैल्यू 0 से छोटी रखोगे, 0 से छोटी मतलब माइनस रखोगे, -2 -3 -20 -50 -100 तो आंसर कितना आता जाएगा? -1। मतलब आप x की जगह कुछ भी रख सकते हो, कोई भी रियल वैल्यू लिख सकते हो। x की जगह आप कोई भी रियल वैल्यू लिख सकते हो, x की जगह आप कोई भी रियल वैल्यू लिख सकते हो, लेकिन आंसर हमेशा यही 3 मिलेंगे, -1 0 और 1। जब x की जगह आप 0 से बड़ी वैल्यू लिखोगे तो आंसर +1 मिलेगा। जब x की जगह 0 से छोटी वैल्यू लिखोगे तो आंसर -1 मिलेगा। और जब x की जगह 0 रखोगे तो आंसर 0 मिलेगा। तो डोमेन आप मतलब x की जगह आप वैल्यू कोई भी रख सकते हो, कोई भी रियल वैल्यू लिख सकते हो, लेकिन उसके आंसर हमेशा 3 ही बनेंगे। तो उसकी रेंज हमेशा क्या आएगी बताइए जरा? -1 1 और 1। अब देखिए जरा, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं लॉगरिथम फंक्शन के बारे में, लघुगणकीय फलन के बारे में। तो लॉगरिथम फंक्शन के बारे में देखना, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में गौर से देखिएगा। ये कैसा फंक्शन होता है ढंग से देखिएगा, थोड़ा सब लोग मन से देखेंगे। इसमें ऐसे होता है y = log x बेस a, y = log x बेस a होता है। इसमें से हमेशा ध्यान रखना a की वैल्यू जो होती है वो 0 से ग्रेटर होती है और a की वैल्यू 1 नहीं होती है। a की वैल्यू जो होती है, a जो होता है वो 0 से ग्रेटर होता है, a की वैल्यू कभी 1 नहीं होती। 0 से ग्रेटर तो होगी लेकिन a की वैल्यू 1 नहीं होगी। ये जो a बेस में लगा उसको बोलेंगे y = log x बेस a। ये सब जानना बहुत जरूरी है, बहुत मेहनत करनी है आपको बहुत अच्छे नंबर लाने के लिए। ये सब वो चीजें हैं जो लोग इग्नोर कर देते हैं। तो y = log x बेस से, इसको लघुगणकीय फलन हिंदी में बोलते हैं, लघुगणकीय फलन। इसमें से जो एक a की वैल्यू होती है, a की वैल्यू 0 से बड़ी होती है लेकिन 1 नहीं होती है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को x = a⁴y। इसका इंटर में बहुत काम होने वाला है, इंटर में बहुत काम हो। इंटर में आपको कहीं ऐसे मिलेगा log x बेस = t, तो आप लिखोगे x = e⁴t। या कहीं ऐसे मिल गया log x बेस = b, तो आप इसको लिखोगे x = a⁴b। समझ रहे हो ना? ऐसे मिल जाएगा आपको। मान लो लिखा है यहाँ पर कुछ भी log b x = मान लो 6, कुछ भी ऐसे लिखा हुआ है, सॉरी x यहाँ पर 5, तो आप लिख दोगे कितना? x = 5⁶। ऐसे इसको समझिएगा, इसलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हो x = a⁴y। जैसे इसमें log x बेस = t, तो x = e⁴t। log x बेस a, log x बेस = b, तो x = a⁴b। ये बहुत जरूरी चीज, अगर आप नहीं समझ रहे तो फिर आपके लिए दिक्कत होगी। इंटर में बहुत जरूरी है इसका। log x बेस 5 = 6, तो x = 5⁶। देखिए शायद 9th क्लास में भी था। इसको हम लोग बोलते हैं लॉगरिथम फॉर्म, इसको इंडेक्स फॉर्म बोला जाता है, इंडेक्स फॉर्म बोलते हैं इसको देखिए जरा, इंडेक्स फॉर्म। और एक को बोलते हैं लॉगरिथम फॉर्म, मतलब एक को बोलते हैं लघुगणकीय रूप, इसको बोलते हैं लॉगरिथम फॉर्म। लॉगरिथम फॉर्म बोला जाता है, लॉगरिथमिक फॉर्म हिंदी में बोलते हैं लघुगणकीय रूप, और इसको बोलते हैं इंडेक्स फॉर्म। इंडेक्स फॉर्म का मतलब हो गया घातांकीय रूप बोलते हैं, घातांकीय रूप। ये आपको याद रखना है, तब मेहनत तो करनी पड़ेगी। और ये जो बेस की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और कभी भी 1 नहीं होगा। 0 से बड़ी तो होगी लेकिन 1 नहीं होगा। अच्छा, और कुछ बेसिक चीजें समझ लीजिए। कहीं पर ऐसे लिखा है log 1 बेस a = कितना हो जाएगा? 0। अगर कहीं ऐसे लिखा है log a बेस a, मतलब ये दोनों संख्या, दोनों नंबर बेस वाली और log वाली नंबर सेम होगी तो वैल्यू 1 आएगी। log 1 बेस a = 0, लेकिन log a और बेस में भी a तो हमेशा 1, ये दोनों सेम होंगी तो इसको 1 ही आएगा। अब देखिए जरा गौर से देखिएगा, अगर ऐसे लिखा हुआ है log x बेस a, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं log x/log a। इसको बोलते हैं हम लोग बेस चेंजिंग फार्मूला, इसको बोलते हैं बेस चेंजिंग फार्मूला। क्या बोलते हैं? बेस चेंजिंग फार्मूला। अब देखो log x/log a, यहाँ बेस में फिर क्या हो जाएगा? e हो जाएगा। बेस में अगर कुछ नहीं है तो e समझा जाएगा, अगर बेस में कुछ नहीं है तो e समझा जाएगा। जैसे मान लो कहीं पर ऐसे लिखा हो
log 10 बेस 5, तो आप इसको लिख सकते हैं log 10/log 5, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन बेस में क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। बेस में क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। बेस में क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। और देखिए जैसे ये लिखा हुआ है a की पावर x, तो इसको लिख सकते हैं e की पावर x log। ये आगे कंपटीशन तक आपके पास काम आने वाले हैं। आप हमारे वीडियो के नोट्स बना लीजिए, और हमने कहा था वीडियो को पूरा देखिए, आप मेहनत करिए। मैथ सरल है लेकिन उसको सरल बनाना पड़ता है, पढ़ पढ़ के सरल बनाना पड़ता है। आप 100% मैथ में परिपक्व होने वाले हैं, बात सब बनने वाले हैं, क्योंकि हमने बताया था अब हमने ठाना है मैथ का डर भगाना है, और हर एक स्टूडेंट को मैथ सिखाना है। आप सीख के रहेंगे, केवल थोड़ी सी मेहनत करिए। a की पावर x इक्वल टू e की पावर x log a लिख सकते हैं। अब देखिएगा जरा गौर से, एक इसके बाद हम लोग x को लिख सकते हैं e की पावर log x ग्रेटर देन 0। ये आपके लिए इंटर में बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। इंटीग्रेशन जब पढ़ेंगे x इक्वल टू e की पावर log x इक्वल टू, जिस log के बेस में कुछ नहीं उसके बेस में e हो गया, जिस log के बेस में कुछ नहीं उसके बेस में क्या हो गया, e। और ये x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 मतलब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर होनी चाहिए, x की वैल्यू 0 से ग्रेटर होनी चाहिए। अब देखिएगा जरा गौर से, इतना चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला बता रहा है आपको, एक और बताते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक थोड़ा सा नींद डाल लें। इसके बाद देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखिए बताते हैं आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखिए अब आपको बताने वाले हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बहुत जरूरी चीज, बहुत ही जरूरी चीज, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सब इंटर में काम आने वाले हैं बेटा। अगर आप फर्स्ट ईयर में मन से नहीं पढ़ेंगे तो इंटर समझ में नहीं आएगा। इसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन, ऐसे डिनोट करते हैं। इस टाइप से बड़े ब्रैकेट के अंदर लिया जाता है। इसको थोड़ा सा ऐसे समझिएगा गौर से। इसको देखो, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 3, ऐसे ग्रेटेड 3 आएगा। 3.4 लिखा है तब भी 3 आएगा। अगर मान लो 0.1 लिखा है 0 आएगा। -2.5 लिखा है -3 आएगा। इस टाइप से 0.9 लिखा है 0 आएगा। समझते हैं? देखिए कैसे होगा, अभी समझा रहे हैं आपको। मान लीजिए ऐसे लिखा है -1.2 लिखा है तो -2 आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है, जैसे ये नंबर लाइन लिया आपने, ये संख्या रेखा ले ली, 0 ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 प्लस इनफाइनाइट इधर -1 -2 -3 -4 -5 इधर हो गया माइनस इनफाइनाइट। थोड़ा समझिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझना बहुत जरूरी है। जिन बच्चों को बिल्कुल हमने कहा आप पूरे वीडियो पढ़िए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब पढ़ेंगे। देखिएगा जरा गौर से। तो इसमें क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है, जैसे यहाँ कोई इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर का मतलब पूर्णांक वैल्यू है। पूर्णांक मतलब जो डेसिमल में नहीं है, दशमलव में नहीं है। तो अगर कोई इंटीजर वैल्यू है तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वही नंबर होती है। मतलब यहाँ पर कोई ऐसी संख्या है जो दशमलव में ना हो तो उसका महत्तम पूर्णांक वही संख्या रहती है। अगर कोई ऐसी नंबर है, यहाँ पर ऐसी नंबर ली जाए जो डेसिमल में नहीं है, दशमलव में नहीं है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वही नंबर ही रहती है, बदलती नहीं है। तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वही नंबर ही रहती है, बदलती नहीं है। जैसे 3 है, डेसिमल में नहीं है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका महत्तम पूर्णांक 3 ही होगा। जैसे मान लो आपसे ऐसे कह दिया जाए, यहाँ पर ऐसे लिख दिया जाए -4, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -4 ही बनेगा। क्योंकि जो नंबर डेसिमल में नहीं है, दशमलव में नहीं है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वही नंबर ही होती है, जो नंबर दशमलव में नहीं है, डेसिमल में नहीं है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वही नंबर ही रहती है। लेकिन अगर कोई नंबर डेसिमल में है, दशमलव में है, तब उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनता है। तो अगर कोई नंबर डेसिमल में है, दशमलव में है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर उसके लेफ्ट साइड का इंटीजर होता है, जस्ट लेफ्ट साइड का, मतलब बाईं तरफ का जो इंटीजर, सबसे पहले बाईं तरफ का जो इंटीजर होगा वही ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, महत्तम पूर्णांक। जैसे 3.4 है, 3.4 आप देखिए इधर नहीं होगा,
3.4। अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? हमने बताया जो नंबर दशमलव में नहीं है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वही नंबर ही होती है, लेकिन अगर कोई नंबर दशमलव में है, डेसिमल में है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगी? उसकी लेफ्ट साइड का नंबर, उसकी जस्ट लेफ्ट साइड का नंबर, तुरंत बाईं तरफ का नंबर ग्रेटेस्ट इंटीजर होगी। जैसे 3.4 है तो 3.4 की बाईं तरफ, राइट साइड नहीं लेफ्ट साइड, 3.4 की बाईं तरफ कौन मिलेगा? 3। बहुत सारे मिलेंगे लेकिन सबसे पहले इंटीजर कौन मिलेगा? 3। तो 3.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? 3। जैसे 0.1 है, 0.1 इधर कहीं है, मान लो 0.1। अब 0.1 डेसिमल में है, दशमलव में है, जो नंबर दशमलव में नहीं होगी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वही नंबर ही होगी, वही नंबर होगी। लेकिन जो नंबर दशमलव में है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे देखेंगे? जो नंबर डेसिमल में है उसके लेफ्ट साइड का इंटीजर, 0.1 के लेफ्ट साइड क्या है बताओ? 0। 0.1 के लेफ्ट साइड क्या पड़ेगा? 0। बहुत सारे पड़ेंगे लेकिन सबसे पहले कौन पड़ेगा? 0। तो 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? 0। जैसे -2.5, तो -2.5 इधर होगा, देखो ये है -2.5। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा? जो नंबर डेसिमल में नहीं है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर उसके लेफ्ट साइड का इंटीजर, तो -2.5 है। तो अब -2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बाईं तरफ लेफ्ट साइड, -2.5 के लेफ्ट साइड कौन है? देखो -3। तो -2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, महत्तम पूर्णांक फलन क्या बनने वाला है? ग्रेटेस्ट इंटीजर महत्तम पूर्णांक फलन क्या बनने वाला है? इसका देखो 3 बने, -3 बनेगा, सॉरी, क्योंकि इसके लेफ्ट साइड में सबसे पहले -3 इंटीजर। जैसे 0.9 है, 0.9 इधर मान लीजिए ये है 0.9, तो 0.9 के लेफ्ट साइड का, 0.9 का जब ग्रेटेस्ट इंटीजर बनाएंगे, महत्तम पूर्णांक बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे? इसके लेफ्ट साइड में चलिए, इसके लेफ्ट साइड में कौन मिल जाएगा? 0। लेफ्ट साइड में जो सबसे पहले इंटीजर मिल जाए, बाईं तरफ जो सबसे पहले इंटीजर मिल जाए, सबसे पहला पूर्णांक मिल जाए, वही ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। तो 0.9 के बाईं तरफ सबसे पहले कौन सा इंटीजर है? 0, इसलिए इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो गया। अब देखिए जैसे -1.2 है, तो -1.2 किधर होगा? ये होगा, देखो -1.2। अब -1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको बताया जो नंबर डेसिमल में नहीं है उसका तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वही नंबर ही होगी, लेकिन जो नंबर डेसिमल में है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर महत्तम पूर्णांक फलन उसके लेफ्ट साइड का, तो -1.2 ये है, इसके लेफ्ट साइड में इधर आएंगे तो कौन मिलेगा? -2। ये देखिए अब जैसे -4, तो ये -4 डेसिमल में नहीं है, दशमलव में नहीं है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? -4। अभी देखिए इसमें कुछ चीजें छूट गई हैं जिसमें रेंज और डोमेन बताना है रियल फंक्शन का, लेकिन कुछ बच्चों की डिमांड है या कुछ हमारे समझ से सबसे पहले आपको पढ़ा देते हैं लीनियर इक्वालिटी, रैखिक समीकरण, तब रेंज और डोमेन के एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। चैलेंज करते हैं, आप परेशान मत होना। आज ये इतना रखिए वीडियो, नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलेगा लीनियर इक्वालिटी रैखिक समीकरण का मिलेगा। आपको लगता है कि अगर हम मेहनत से पढ़ा रहे तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट्स भी करें और सब्सक्राइब कर दें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बताएं। धन्यवाद।